हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन था। हमने ये भी देखा कि यूरोप और यूएसए पे वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन के इफेक्ट पड़े थे। अब जहाँ पूरे वर्ल्ड पे इकोनॉमिक डिप्रेशन का इफेक्ट पड़ रहा था, वहाँ इंडिया कैसे बच सकता था, और इसलिए इंडिया पे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन का काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। इंडिया में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, ये हमें वर्ल्ड इकोनॉमी का इंटीग्रेटेड नेचर बताता है, यानी कि कैसे पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूरोप और यूएसए में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से हुआ था, मगर इंडिया में उस समय इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, फिर भी इंडिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ। तो किस तरह से एक कंट्री में डिप्रेशन होने की वजह से बाकी सारी कंट्रीज़ भी इफेक्ट हुई, यही तो है इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सिस्टम। यानी सारी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो एक दूसरे की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। अगर एक कंट्री की इकोनॉमी डाउन जाती है तो दूसरी कंट्री को भी थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा ही। चलिए देखते हैं एक्चुअली में हुआ क्या था। तो हमने ये देखा था कि 19वीं सेंचुरी से इंडिया जो थी वो एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्टर बन चुकी थी और मैन्युफैक्चर गुड का इंपोर्टर बन चुकी थी। यानी इंडिया से जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं जैसे वीट्स, राइस वगैरह, ये सब बाहर जाते थे, और जो मैन्युफैक्चर गुड्स थे यानी टेक्सटाइल्स वगैरह, वो सब इंडिया आते थे। अब क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो बाहर की कंट्री से हो रहा था और बाहर की कंट्री में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, इसी की वजह से इंडिया पे भी, या इंडिया की जो ट्रेड है उस पर इफेक्ट हुआ और इंडिया की इकोनॉमी भी खराब होने लगी या डाउन जाने लगी। इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से इंडिया का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था ये पूरा हाफ हो गया था, यानी पहले जो हो रहा था उससे पूरा हाफ हो चुका था। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1928 से लेके 1934 तक वीट की जो प्राइस थी वो 50% डाउन हो चुकी थी। क्योंकि उसकी जो ट्रेड थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी, और जिसकी वजह से उसका अमाउंट जो था वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और क्योंकि अमाउंट ज़्यादा हो गया था इसलिए प्राइस कम हो गई थी। अब इकोनॉमिक डिप्रेशन का जो इम्पैक्ट था वो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग था। अर्बन ड्वेलर्स जो थे, यानी जो सिटी में रहते थे, उन लोगों पे इकोनॉमिक डिप्रेशन का इम्पैक्ट काफ़ी कम था। क्यों? क्योंकि वो फिक्स सैलरी पाते थे, वो कोई बिज़नेस नहीं करते थे। जबकि जो फार्मर्स थे इन पर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि ये बिज़नेस करते थे और इनका जितनी भी इनकम थी वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से ही आती थी, और वही बंद हो चुका था या काफ़ी कम हो चुका था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। तो अब सवाल आता है कि जो फिक्स्ड इनकम सैलरी वाले लोग थे ये थे कौन? तो पहले तो थे लैंड ओनर्स। लैंड ओनर्स को हर महीने फिक्स रेंट मिलता था, उन्होंने रेंट में कोई कमी नहीं की थी। दूसरे थे वो थे मिडिल क्लास वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, इनको भी अपनी फिक्स सैलरी मिलती थी। इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद भी इनकी सैलरी में कोई भी कमी नहीं हुई थी। उल्टा इन लोगों को इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। बेनिफिट क्यों मिला? क्योंकि उस दौरान जो सामान थे उनकी प्राइस काफ़ी कम हो गई थी, जबकि इनकी सैलरी पहली जितनी थी, इसलिए ये कम दाम में काफ़ी सारी चीज़ें खरीद पा रहे थे। इसके अलावा जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा था उन्होंने कई सारी इंडस्ट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट किया था, और क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट ने भी टैक्स काफ़ी कम कर दिए थे, इसलिए इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही थी और इनका इन्वेस्टमेंट सफल हो रहा था। तो इस तरह से जो अर्बन ड्वेलर्स थे उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान। पर फार्मर की तरफ का जो केस है वो काफ़ी अलग था। फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट झेलना पड़ा था इकोनॉमिक डिप्रेशन का। ऐसा क्यों था और वो क्या इम्पैक्ट था जो फार्मर को झेलना पड़ा, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।